मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। गोपालगंज की जो सीट है जो कि बीजेपी ने जीती है केवल 18 से 2000 वोट से, वो अपने आप में एक कहानी है। यदि एआईएमआईएम 12,000 वोट नहीं लेती और बीएसपी साधु यादव की पत्नी 8,000 वोट नहीं ले जाते तो वो सीट आपकी झोली में था। इसको आप कैसे देखते हैं गोपालगंज की? देखिए बाबा, मेरा मानना है कि थोड़ा गोपालगंज को स्टूडियो की इस बाइनरी के नजरिए से थोड़ा ऊपर ले जाइए और हिंदुस्तान में अब तक डेथ के बाद जो रिक्ति होती है और उस पर जो चुनाव होता है उनका वोटिंग पैटर्न देख लीजिए, आपको बहुत चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सुभाष जी असामयिक मृत्यु हुई, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी। पिछली बार हम 40,000 वोट से हारे थे इसी सीट पर, और पिछली बार कोई प्राचीन काल की बात नहीं है, 2020 में। इस बार 1794 वोट से हम हारे। 11 राउंड 10 राउंड हम लीड करते रहे, किसी को नहीं पता था आखिरी राउंड तक कौन चुनाव जीतेगा। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन यह क्रेडिट तो दीजिएगा कि हमने उस फासले को भर दिया 1794 वोट से, सिंपैथी के बावजूद, क्योंकि मौत के बाद उन लोगों में भी सिंपैथी होती है जिन्होंने सुभाष जी को शायद 2020 में वोट ना दिया हो। मैं समझता हूं कि इस दृष्टिकोण को भी सामने रखा जाए। अब मैं दूसरी बात आपसे, आपकी जो मैं सुन रहा था, देखिए उस पर आप फिर प्रश्न करिएगा, लेकिन मेरा मानना है कि जो भी बीजेपी विरोध में स्टूडियो में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको यह तय करना होगा कि आपके अपने राजनीति की परिणति कहां देखते हैं। क्या उसी नाव में छिद्र करेंगे जो नाव एक विकल्प की तरह उभर रही है, या आप साथ देंगे? बैरिस्टर साहब की पूरी पॉलिटिक्स अगर मैं बीते कुछ वर्षों में देखूं, बहुत अग्रेसिवली एक आवरण के तहत वो प्रो बीजेपी पॉलिटिक्स के ट्रैप में आ गए हैं। और मैं इस पर बाकी आप सवाल पूछ लीजिए तो फिर मैं जवाब दूं। मनोज जी, आप तो प्रोफेसर, आप केवल इतना कहने से नहीं बच सकते कि ओवैसी साहब प्रो बीजेपी की राजनीति करते हैं। सच्चाई यह है कि सीमांचल की बात करें तो वो उसका सिनेरियो थोड़ा अलग था, वहां पे उनको सफलता मिली। अब आपके घर में गोपालगंज में भी उनको मुसलमान वोट दे रहा है, इस सच्चाई से आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए मनोरंजन भाई, सच्चाई से इनकार करने के लिए मैं यहां नहीं बैठा हूं, सच्चाई का विश्लेषण करने बैठा हूं। मेरा मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल, अगर आप लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स को निकाल लें, वैसे सभी मसले जिसमें माइनॉरिटीज के बीच में अलगाव पैदा हुआ बीते 8-10 वर्षों में, राष्ट्रीय जनता दल ने लाभ हानि की परवाह किए बगैर अपनी बात पुख्ता तरीके से रखी। आपके पास आर्काइव होगा, आप देख लीजिए। उसके बावजूद अगर बैरिस्टर साहब हैदराबाद से चल के गोपालगंज पहुंचते हैं, जहां उनको पता था कि एक तरह से नैरेटिव हमारे पक्ष में था, उस नैरेटिव को डिस्ट्रॉय करने के लिए अगर आप आते हैं, देखिए वोटर्स ने वोट किया, उनके विजडम को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बैरिस्टर साहब के विवेक को कह रहा हूं कि बैरिस्टर साहब आप ये देखिए कि क्या आपकी राजनीति से हिंदुस्तान की राजनीति के संक्रमण काल में किसको फायदा हो रहा है। बाकी पार्टियों की तरह हम पर कोई ब्लेम नहीं कर सकता है कि तेजस्वी यादव मुसलमानों के मुद्दे पे चुप हो जाते हैं, उनके सांसद चुप हो जाते हैं, साहब प्रबलता से अपनी बात रखते हैं, कभी स्वीकार नहीं करते हैं कुछ। लेकिन झा जी तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि ओवैसी अपनी राजनीति छोड़ दे। ओवैसी भी अपनी राजनीति करेंगे और उसी स्पेस में जाएंगे जिस स्पेस में आप हैं, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उनको एकोमोडेट करें। नहीं देखिए, मैं मतलब ओवैसी साहब को एकोमोडेट करना, बावजूद उनके कि उनके बैरिस्ट्री का मैं कायल हूं, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की समझ का भी कायल हूं, ओवैसी साहब को एकोमोडेट करना, वो भी एक एक्सक्लूजन की पॉलिटिक्स करते हैं, उनकी जुबान भी एक्सक्लूजन की है। तो जिस जुबान से हम लड़ रहे हैं, जो बीजेपी की जुबान है, अगर उसी तरह की जुबान को हम प्रश्रय देने लगे तो इसका मतलब हिंदुस्तान में वो जो लोहियावादी धारा थी, जेपी की धारा थी, वो खत्म हो जाए ना। अतिरेक में हम सब चले जाएं, अतिरेक की राजनीति होगी, हम भी बस मंदिर मंदिर घूमें, मस्जिद मस्जिद चक्कर लगाएं और तमाम उसी तरह के सिंबल्स के इर्द गिर्द अपने को खड़ा पाएं, जिन सिंबल से लड़ना हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेवारी है। मैं सिर्फ इसलिए कहता हूं कि उनका अधिकार है वो चुनाव लड़े, वो चुनाव जरूर लड़े, लेकिन फिर बड़ी बड़ी बातें ना करें,
बीजेपी के खिलाफ। लेकिन आप राजनीति में किसी को अछूत नहीं मान सकते हैं। मुझे मालूम है कि आप ओबीसी को छूना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप पे फिर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स वहां पे बीजेपी करेगी। यही वजह है कि तेजस्वी जो है शहाबुद्दीन के यहाँ पे नहीं गए इस गोपालगंज चुनाव के पहले। उनके ऊपर काफी प्रेशर था, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यही ओबीसी यूपीए में भी रह चुके हैं और यूपीए की मीटिंग अटेंड कर चुके हैं दिल्ली में। देखिए मनोरंजन भाई, जब मैं कह रहा हूं तो एक मैं लार्जर पिक्चर में बात कर रहा हूं। इसको एपिसोडिक चीजों में उठा के लाइएगा तो बाद में मैं ओवैसी साहब के साथ क्या शेयर नहीं करता हूं। मैंने शुरू में ही कहा उस व्यक्ति के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की समझ का मैं कायल हूं। मैं सिर्फ उनके विवेक को कह रहा हूं कि उनके विवेक से आग्रह कर रहा हूं कि ओवैसी साहब, पॉलिटिक्स का आपका कैनवास बहुत बड़ा है। अभी तेलंगाना में एक चुनाव हुआ, आपने कैंडिडेट नहीं दिया। हजारों किलोमीटर दूर आप गोपालगंज में दे रहे हैं वहां, तब जबकि आपको नतीजा लगभग मालूम था कि आप जानते थे कि हम वहां पहलकदमी कर रहे हैं और हम आगे निकलेंगे। चुनाव आप लड़िए जरूर, आप तो स्वतंत्र पार्टी है, लेकिन आप जब मुझसे कहते हैं अछूत, ये शब्दावली हमारी नहीं है। लेकिन अगर मैं बीजेपी की अतिरेक की जुबान से लड़ रहा हूं तो हमें दूसरी अतिरेक की जुबान से भी बराबर की दूरी बना के रखनी होगी। ये मुश्किल है, चुनौती भरा है, लेकिन हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। लेकिन मनोज जी, मैं एक लार्जर पिक्चर की बात करें। चलिए आप उनको उनसे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन फिर तो हर बार गोपालगंज दोहराया जाएगा। तो ये चुनौती आरजेडी के लिए भी है, तेजस्वी के लिए भी है, अखिलेश के लिए भी है और राहुल गांधी के लिए भी है। देखिए मनोरंजन भाई, बिहार या छोड़िए पूरे देश की राजनीति में एक मुहावरा मैं लेता हूं, काठ की हांडी। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, आजकल 2 बार भी चढ़ जाती है, तीसरी बार भी हो सकता है चढ़ जाए, चौथी बार नहीं चढ़ेगी। और वो राजनीति, उस राजनीति का अवसान हो रहा है, वो राजनीति खत्म होगी। लोगों को भी ये लग रहा है कि हम लोगों को, आप देखिए कि सीमांचल के 5 में से 4 विधायक आ गए, इसलिए आ गए हमारे साथ कि जन दबाव था। मैं खुद सीमांचल के इलाकों में गया हूं। लोग तेजस्वी जी की पॉलिटिक्स में एक नई संभावना देख रहे हैं और उस संभावना के तहत लोग एमआईएम से चल के हमारे पास आए। गोपालगंज में जो 12,000 वोट आया, हम उसका भी विश्लेषण करेंगे और यकीन दिलाते हैं अब यह तय हो जाएगा, लोग काठ की हांडी को फिर नहीं चढ़ने देंगे। नहीं, लोग काठ की हांडी बार बार भी यदि चढ़ सकती है, क्योंकि ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। और जो अंदाज है ओवैसी साहब का, भले ही आप उसे पसंद ना करें, एक जो मुस्लिम यूथ है वो उनके तरफ जाता है और ये राज्य दर राज्य जो है वो देखने को मिला है। भले ही उनको पश्चिम बंगाल में सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज का वो था, वहाँ पे बंगाली मुसलमान बांग्ला बोलते हैं, लेकिन बाकी हिंदी पट्टी में तो उनकी अपील है, इससे आप नकार नहीं सकते। देखिए मैं इस बात को क्यों इनकार करूं। मैं उनके खिलाफ ऐसा तो नहीं कि पुड़िया लेके बैठ गया हूं कि उनके खिलाफ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनको भी अपनी राजनीति की दशा और दिशा तय करनी हो। क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं ये दक्षिणपंथी अधिनायकवाद की राजनीति का एक एक्सपायरी डेट है, तो आपके अपने पॉलिटिकल सेंस को रिवाइज करना होगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं ना कि हम यहाँ 1794 वोट से हार गए, लेकिन ये हम अगर किसी के बीच में एक अवधारणा गलत हुई है, उसको करेक्ट करने का काम भी हमारा है और हम ये जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं। हम लोगों के बीच में जाएंगे और जाके एडुकेट करना। जैसे हम हिंदू समूहों में जा रहे हैं जिनको लगता है कि रोजगार पे बात ना हो, मंदिर मस्जिद पे बात हो, हम उनको एडुकेट कर रहे हैं। उसी तरह इस समूह में भी अगर 5%, 2% ऐसे लोग हैं तो उनको भी एडुकेट करना, उनके साथ संवाद कायम करना, ये हमारी जिम्मेवारी है और ये तेजस्वी जी एक बड़े स्केल पे करने वाले हैं। मेरा अंतिम का सवाल है, क्या आपको लगता है कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए जब आप गोपालगंज की हार को एनालाइज करेंगे? हालांकि मैं हार नहीं मानता हूं, बीजेपी ने वो सीट रिटेन की है और ये जो बाय इलेक्शन था, जैसा आपने कहा कि सहानुभूति वोट भी बहुत रोल प्ले करता है, लेकिन इन सब चीज़ों को परे करें, राजनीति के शुद्ध राजनीति से सोचें तो क्या ओवैसी साहब के लिए सेक्युलर फोल्ड में जगह बनती है आने वाले दिनों में? क्या इस पे चर्चा की जा सकती है? देखिए सीधी सी बात कहूंगा कि ओवैसी साहब को अपने पॉलिटिकल मैट्रिक्स को रिवाइज करना होगा। वो जो अतिरेक की जुबान, बीजेपी के अतिरेक की जुबान के बरक्स आप अतिरेक की जुबान बोलते हैं। एक अतिरेक की राजनीति, एक्सट्रीमिज्म की राजनीति दूसरे को पोसती है। ये हमने पार्टीशन के पहले भी देखा। भगवान न करे उसी तरह के हालात पैदा होंगे तो पूरे देश के लिए बड़ी मुश्किल होगी। वैसे ही बहुत सारी मुश्किलों से हम जूझ रहे हैं।
चलिए मनोज झा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।